Good morning student. Today we are going to start a new chapter, classification of elements and periodicity in property. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं why there is need of classification of elements. एलिमेंट्स को क्यों क्लासीफाई करने की ज़रूरत है. तो सपोज़ मानते हैं आपके पास 200 बुक्स हैं, ठीक है, आपके पास 100 बुक्स हैं बाय द चांस, ओके, आपके पास 100 बुक्स हैं, कुछ आपके पास फिज़िक्स की बुक है ना, कुछ केमिस्ट्री की है, कुछ मैथ्स की है, कुछ जीके की बुक है, कुछ स्टोरी बुक है, और स्टोरी में अलग अलग टाइप की स्टोरी है, कुछ फेरी टेल्स हैं, कुछ जो कहानी है इट इज़ रियल स्टोरीज़ हैं, कुछ नॉवेल्स हैं. इस तरीके से अलग अलग आपकी क्या है स्टोरी बुक हैं. तो आप सबको एक साथ अगर रख दोगे तो आपको ढूंढने में परेशानी होगी. तो आप क्या करते हो, आपके पास अगर बुक शेल्फ है तो उस बुक शेल्फ में आप इस तरीके से अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग बुक्स रखते हैं. लाइक आपने हो सकता है पहले में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की बुक जमा दी, फिर मैथ्स की आपके पास बहुत सारी बुक है तो मैथ्स की जमा दी. स्टोरीज़ में भी आपने जो रियल स्टोरीज़ हैं उनको अलग रखा, जो फेरी टेल्स हैं उनको अलग रखा, जो नॉवेल्स हैं उनको अलग रखा. तो आपको अगर कोई भी चीज़ पढ़नी है, जैसे आपको नॉवेल्स पढ़नी है तो आप नॉवेल के सेक्शन में चले जाओ, आपको फ़िज़िक्स की बुक पढ़नी है तो फ़िज़िक्स के, तो आपके लिए स्टडी ईजी हो जाएगी. आप पर्टिकुलर नॉवेल की स्टडी या पर्टिकुलर बुक की स्टडी क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी. इसलिए आप क्या करते हो, इस तरह की बुक्स को क्लासीफाई करते हो. घर में बहुत आपके घर में भी होता होगा क्लासिफिकेशन. लाइक किचन में क्लासिफिकेशन होता है कि मसाले एक तरफ, ग्रेन्स एक तरफ, जो बिस्किट्स हैं, मिक्सचर हैं, वो एक इस तरफ रहते हैं. तो इस तरीके से वहाँ भी क्लासिफिकेशंस रहता है ताकि आपको ईजी हो, है ना, एक्सेस ईजी हो जाता है. वैसे ही हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है. तो इतने एलिमेंट्स हैं तो उनको क्या किया गया, एक तरीके से अरेंज किया गया है ताकि स्टडी इजी हो जाए एलिमेंट्स की, ठीक है. जो एक तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एलिमेंट्स हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया है ताकि हम ईज़िली स्टडी कर सकें अलग अलग एलिमेंट्स की, ओके. इसलिए हमको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है. तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए और सब ने अपने अपने तरीके बताए क्लासिफिकेशन के. तो 1800 में करीब जो भी राइनर ट्रायड बनाया तब हमको टोटल 31 एलिमेंट्स पता थे, ठीक है. 1800 में हमको टोटल 31 एलिमेंट्स पता थे और उन्होंने उसको क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की, बट वो क्या हो गया, फेल हो गया. उसके बाद न्यूलैंड आए, उसके बाद मेंडलीव्स आए, ठीक है. मेंडलीव ने भी क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की, एक पीरियोडिक टेबल बनाया मेंडलीव्स ने भी, ठीक है. आपकी बुक में अभी जो है क्या बोलते हैं, अभी आपको पता होगा कि 30% डिडक्शन हो गया है 11th के सिलेबस में. तो उसमें ये जो हिस्ट्री है ना वो पूरा का पूरा हटा दिया है, ठीक है. फिर भी से थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जो मेंडलीव हैं उनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं क्योंकि उनका पीरियोडिक टेबल काफ़ी हद तक सही जा रहा था. सारे एलिमेंट्स उसमें एकोमोडेट हो गए थे. उनके जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आप देखेंगे तो टोटल 8 कॉलम्स थे, ठीक है, और 12 इस तरीके से रोज़ थे, ठीक है. 8 कॉलम्स और 12 डिफरेंट रोज़ थे और उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया. उसके पीरियोडिक टेबल का थीम क्या था, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का, द प्रॉपर्टीज़ मतलब हम बात कर रहे हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है. द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है. तो मेंडलीव ने क्या कहा कि जो पीरियोडिक फंक्शन है, जो कोई भी एलिमेंट है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होती है, उनके एटॉमिक मास का. और उन्हें एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया, ठीक है. जिसका एटॉमिक मास कम है उसको पहले रखा, फिर ऐसे से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास उन्होंने क्या रखा, एलिमेंट्स को रख दिया, ठीक है. पर कुछ इसमें क्या थी, एनोमलीज थी. उस एनोमलीज़ को हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं जो इम्पॉर्टेंट भी था. अब हम पढ़ेंगे, उसके बाद आए मोज़ले, है ना, हेनरी मोज़ले करके एक साइंटिस्ट है. उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया. और उनके जो एक्सपेरिमेंट थे उससे पता चला कि नहीं, जो
प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, दे डू नॉट डिपेंड ऑन द एटॉमिक मास, बट वो किस पे डिपेंड करते हैं, एटॉमिक नंबर पे। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इन 1913, ठीक है, उनका नाम था हेनरी मोज़ले, ठीक है। उन्होंने 1930 में एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल था ना, उसके पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट को उन्होंने एक एक करके लिया, ठीक है। पहले क्या था, हाइड्रोजन को लिया और उसमें हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग की, ठीक है। बम्बार्डिंग करने से यहाँ पर क्या हुई, कुछ एक्सरेज निकली, उन्होंने इस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी निकाली। क्या निकाली, फ्रीक्वेंसी। ऐसे करके एक एक एलिमेंट लेते गया और एक एलिमेंट की क्या निकाली, फ्रीक्वेंसी। पहले हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, ऐसे हर एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करते गए और उससे जो एक्सरेज निकल रही हैं उससे उसकी फ्रीक्वेंसी निकालते गए, ठीक है। और उस फ्रीक्वेंसी को उन्होंने प्लॉट किया, ठीक है। उस फ्रीक्वेंसी को उन्होंने एटॉमिक नंबर के उसमें रिस्पेक्ट में प्लॉट किया, तो उनको क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला। तो उन्होंने यहाँ से उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती, वो किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। तो हेनरी मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का लॉ दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या है, कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, ये किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो एटॉमिक नंबर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे उन्होंने सारे एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया, ठीक है। और उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर हम उसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक। अब उस पीरियोडिक टेबल में, उस पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 कॉलम्स हैं, ठीक है। कॉलम उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, और 7 रोज हैं, इस रोज को हम बोलते हैं पीरियड, ठीक है। 18 कॉलम जिसको हम ग्रुप बोलते हैं, 7 रोज हैं जिसको हम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो आप अपनी बुक में देख लो, निकाल के बैठिए आप, इसमें फिगर 3.2 आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका पीरियोडिक टेबल गिवन है। तो आप इस पीरियोडिक टेबल को देखिए, इसी को ही हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखोगे इसमें टोटल कितने हैं, 18 कॉलम्स हैं और 7 क्या है, रोज हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, ठीक है। ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम वैलेंस शेल। जितने भी पीरियड्स हैं ना, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का वैलेंस शेल सेम होता है, ठीक है। सो इसको हम, पीरियड की क्या क्या प्रॉपर्टी है, each period consists of elements having same valence shell, ठीक है। इनके वैलेंस शेल सेम होते हैं। जैसे कि अगर आप सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो उसमें कितने वैलेंस शेल हैं, उसमें जो वैलेंस शेल है वो क्या है, 1s, दूसरे में क्या है, 2s और 2p, ठीक है। तीसरे में है 3s और 3p। ईच पीरियड correspond टू अ पर्टिकुलर क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल प्रेजेंट इन इट। तो पहला प्रॉपर्टी ये हुआ। दूसरा है
ईच पीरियड करस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल प्रेजेंट इन इट। जो भी पीरियड है वो किसके करस्पॉन्डिंग पीरियड रहता है, आप देखोगे जो उस वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। जैसे कि अगर मैं पीरियड नंबर 1 की बात करूं तो पीरियड 1 में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसमें वैलेंस शेल कौन सा है, 1s, तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 1 है ना। अगर हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें, अपनी बुक में देखिए तो दोनों के वैलेंस शेल है 1s और उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। इट करस्पॉन्ड टू पीरियड नंबर 1। अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, है ना, तो इसमें जो वैलेंस शेल है वो क्या है, 2s और 2p। तो 2s और 2p का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, दैट्स वाई दे बिलोंग टू पीरियड नंबर 2। उसके बाद वाले पीरियड में देखेंगे तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसमें जो वैलेंस शेल है वो क्या है, 3s और 3p। 3s 3p, तो इनका वैलेंस शेल क्या है, वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 3, दैट्स वाई दे बिलोंग टू पीरियड नंबर 3। तो जिस पीरियड के हैं उनका वैलेंस शेल भी क्या होगा, उसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का होगा, ठीक है। अगर कोई पीरियड नंबर 4 का है, ठीक है, तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या होगा, 4 होगा। तो आप फोर्थ पीरियड में देख लो, है ना, उसमें क्या है, 4s है, 4s और 4p है। अब 3d भी है उसमें, तो आप बोलोगे इसमें 3d है इसके वैलेंस शेल में, तो क्या ये थर्ड वाले ग्रुप का है, थर्ड वाले पीरियड का है, तो नहीं, थर्ड पीरियड का नहीं है। जो 3d है, 3d की जो एनर्जी है इट इज़ मोर देन 4s, है ना, तो ये 4 के करस्पॉन्डिंग है, इसकी जो एनर्जी है ना, 3d की जो एनर्जी है वो 4th एनर्जी शेल के बराबर है, इसलिए ये 3d ग्रुप में है, ठीक। इस वजह से जो फोर्थ पीरियड है, आप फोर्थ पीरियड का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 4s1, फिर 4s2, 3d1, 4s2, तो ये कहाँ पर तक होता है, 4s2 और 4p6, है ना। तो जो फोर्थ पीरियड है उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वैलेंस शेल का वो भी क्या है, 4 है। अगर हम फिफ्थ पीरियड में जाएंगे तो फिफ्थ पीरियड में भी जो वैलेंस शेल है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है। सिक्स्थ पीरियड में जो वैलेंस शेल है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है, ठीक है। आप अपनी बुक में देखिए, इसमें नीचे वैलेंस शेल के कॉन्फ़िगरेशन भी गिवन है आपको, है ना, दिया है कि नहीं। आप अपने हर, जैसे कि मॉलिब्डेनम का क्या है, 4d5, 5s1, ये मॉलिब्डेनम का वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक। तो इसलिए ये 4d5 है और 5s1 है। 5s मतलब 5 मतलब कौन सा हुआ हमारा, फिफ्थ पीरियड का। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का देख के जान सकते हो कि ये कौन से पीरियड का एलिमेंट होगा, ठीक है। सो ईच पीरियड करस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल प्रेजेंट इन इट। तो जो वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वही उसका क्या होगा, पीरियड नंबर होगा, ठीक है। थर्ड है, ईच पीरियड स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ न्यू एनर्जी लेवल, ठीक। तो ये पीरियड, अब हम देखेंगे कि हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है। अगर मैं फर्स्ट पीरियड देखूं, ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड का वैलेंस शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s2। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पीरियड की बात करें तो सेकेंड पीरियड का वैलेंस शेल का फॉर्मूला है 2s2 2p6। तो टोटल कितने हैं इसमें, 8 एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड में कौन कौन सी शेल के में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 3s और 3p, है ना। 3s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 8 एलिमेंट्स। तो थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स। आप काउंट करके भी देख सकते हैं, आपके पास जो पीरियोडिक टेबल्स में काउंट भी कर लीजिए कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, फिर सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ पीरियड की बात करते हैं, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसका वैलेंस शेल होता है 4s2 3d10 4p6। तो देखो कितने हैं, 10 6 2 18 एलिमेंट्स। तो कितने हो सकते हैं उसमें, 18 एलिमेंट्स हो सकते हैं। फिफ्थ पीरियड में, फिफ्थ पीरियड का जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 5s 4d 5p।
अब देखो S में 2 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 18। तो 5th पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 6th पीरियड की बात करते हैं। 6th पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल का 3s2 4f14 5d10 6p6, ठीक है। ये हो गया 6th पीरियड में। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे आप सबको काउंट कर लो। टोटल होते हैं 32 एलिमेंट्स, ठीक है। 6th पीरियड में, 7th पीरियड में, एक्चुअली 7th पीरियड इज़ नॉट कंप्लीट फुली, इट इज़ इनकम्प्लीट, बट फिर भी से हम उसका बता देते हैं कि अभी फ़िलहाल उसमें कितने हैं। (32 एलिमेंट्स। तो इस तरीके से हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं वो आप बता सकते हैं उसके वैलेंस शेल के कॉन्फ़िगरेशन से, कि उस पीरियड में मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने सारे पीरियड के जो वैलेंस शेल है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके हमको पता चल जाएगा कि हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हम ग्रुप्स की बात करते हैं। तो टोटल 18 ग्रुप हैं एंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। और जो ग्रुप है ना, जैसे ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो सिमिलर टाइप का होता है। वैसे ग्रुप नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सिमिलर। आप देख लो ग्रुप नंबर 1 में देखो क्या क्या एलिमेंट्स हैं, आप अपना पीरियोडिक टेबल देखेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रांसियम। आप देखो इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो हर के आउटर मोस्ट शेल क्या है? 4s इलेक्ट्रॉन, 3s इलेक्ट्रॉन, 2s, मतलब ns इलेक्ट्रॉन है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 को देखेंगे, ग्रुप नंबर 1 में कितने एलिमेंट्स हैं? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, इसमें है फ्रांसियम। अब देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टाइप का है। सब में कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है? s ऑर्बिटल में, ठीक है। और उस सब में s ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम ग्रुप नंबर 2 की बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और तो उस सब में देखेंगे कि आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में जा रहा है और सब में s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? उनके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। वैसे अगर आप ग्रुप नंबर 13 में जाएंगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है, तो उसमें भी आप देखो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टाइप का है, 2s और 2p, फिर 3s 3p, मतलब आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहे हैं? s और p में जा रहे हैं। तो इस तरीके से हर एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सिमिलर टाइप का, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टाइप का होता है और इसी वजह से उनमें सिमिलैरिटी होती है। लाइक सोडियम, पोटेशियम, ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम है। क्यों? बिकॉज दे हैव सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या है? सिमिलर है। वैसे अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ग्रुप नंबर 17 की, तो जितने भी है ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है ना। तो ग्रुप में अगर हम ग्रुप वाइज देखें तो ग्रुप वाइज में जितने भी एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टाइप का होता है, इसलिए उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं? सेम होती है। तो ये बात हो गई पीरियोडिक टेबल की, जिसमें कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। पीरियड्स में जो वैलेंस शेल है उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वही उसको क्या रिप्रेजेंट करता है? पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और हर एक पीरियड में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो भी हम किससे कैलकुलेट करते हैं? उसके वैलेंस शेल के कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। इतना समझ में आ गया पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर मोर देन 100। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर मोर देन 100। अब मोर देन 100 वालों का ही क्यों नाम पढ़ रहे हैं भाई, उससे नीचे वालों के? तो उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे 98, 97, 56, इनके नाम में कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 100 से कम होता है ये काफ़ी स्टेबल होते हैं।
बट एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 होता है ना, वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। उनके जो एटम्स हैं बड़ी मुश्किल से अवेलेबल हो पाते हैं, और इनकी जो स्टडी है ना, अगर आप ये एलिमेंट्स की स्टडी करना चाहते हैं, उनकी सिंथेसिस करना चाहते हैं, तो वो बहुत ही कॉस्टली होता है। सारे के सारे देश वाले ये नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जो ऐसी कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं वही इनकी डिस्कवरी में काम कर रही हैं, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि कंट्रोवर्सी आ गई एलिमेंट्स के नाम पे। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 104, ठीक है। अब अमेरिका बोलता है कि उसको उसने डिस्कवर किया है, ठीक है। सोवियत यूनियन बोलता है कि नहीं, उसको उसने डिस्कवर किया है, ठीक। तो अमेरिकन ने इस एलिमेंट का नाम रख दिया रदरफोर्डियम, ठीक। सोवियत यूनियन ने बोला कि नहीं नहीं, इसको हमने ढूंढा है, और उन्होंने उनका नाम रख दिया कुर्शोटोवियम, ठीक है। तो अब एक ही एलिमेंट के दो नाम तो नहीं हो सकते ना। इसी चीज़ को हटाने के लिए IUPAC ने बोला कि जब भी कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा, पहले उसका एक दूसरा नाम रखा जाएगा, और जब ये परमानेंट हो जाए, ये कंफर्म हो जाए कि इस एलिमेंट को किसने ढूंढा है, उसके बाद वो अपना नाम रख सकता है। जनरली जो एलिमेंट, जब नया एलिमेंट डिस्कवर होता है ना, तो उसका नाम उस कंट्री के नाम पे रख देते हैं, या फिर जो साइंटिस्ट हैं, जो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हैं, जैसे रदरफोर्ड हो गया, नोबेल हो गया, है ना, आइंस्टीन हो गया, या फिर बोर हो गए, इन सब के नाम पे उनके नाम रख देते हैं एलिमेंट्स के, ना। जैसे एक एलिमेंट है जिसका नाम रदरफोर्डियम है, फिर एक का नोबेलियम है, लॉरेंसियम है, ठीक है, मेंडलीवियम है। तो ये सारे साइंटिस्ट के नाम पे एलिमेंट्स के नाम रखे गए हैं, ठीक। तो इसी कन्फ्यूजन को हटाने के लिए IUPAC ने बोला कि जब कोई एलिमेंट पहली बार डिस्कवर होगा तो उसको एक टेम्पररी नेम देंगे, उसके बाद जब कंफर्म हो जाए उसकी डिस्कवरी तो उसको फिर IUPAC नेम देंगे, ठीक है। तो ये नेम कैसे देते हैं, तो उसके लिए एक टेबल बनाया गया। तो हर एक डिजिट को सिंबल दिए गए हैं। 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन, ठीक है। उसके हिसाब से हम नाम लिखेंगे। तो अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 101 है, ठीक है, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे? 1 के लिए क्या लिखेंगे? अन, ठीक है, 0 के लिए नील, और फिर से 1 के लिए अन, ठीक है। तो ये अन नील अन हो गया, और आखिरी में हम EM जोड़ देंगे, IUM, तो उसको बोलेंगे अन नील अनियम, ठीक है। इसका सिंबल कैसे लिखेंगे? UNU, ठीक है। 1 के लिए U, 0 के लिए N, और अगेन 1 के लिए U, तो UNU इसका क्या हो गया? सिंबल। उसके बाद में इसका नाम क्या रखा गया? IUPAC नाम मेंडलीवियन रखा गया, और इसका सिंबल क्या है? MD है, ठीक। अगर कोई एटम है, एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 102 है, तो उसका नाम क्या होगा? 1 मतलब अन, 0 मतलब नील, 2 मतलब बाई, एम लगा दो, अनिल बाइयम, ठीक है। इसका UNB सिंबल। वैसे ही 103 अनिल ट्राइयम, ठीक है। तो ऐसे ही आप 118 तक के सारे एलिमेंट्स के नेम लिखेंगे, सिंबल, IUPAC नेम और सिंबल, ठीक है। तो 118 का क्या हो जाएगा? अन ऑक्टियम, ठीक है। और इसका जो नाम है वो है, इसका जो सिंबल है वो है UUO, ठीक है। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर, नेम और उसका सिंबल आप लोगों को पूरा लिखना है। ये पूरा आपका आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर अबव 100, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। पहले ग्रुप्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि 18 जो ग्रुप्स हैं उसके बारे में, ठीक है। तो जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स को हम किस तरीके से डिवाइड किए हैं? टोटल 18 ग्रुप्स है ना। तो फर्स्ट और जो सेकंड ग्रुप है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड जो ग्रुप है आपकी, आप देखिए अपनी बुक में जो पीरियोडिक टेबल है, जो फर्स्ट सेकंड ग्रुप है उसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं भाई इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स? क्योंकि जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये किस में जाते हैं? एस सब शेल में जाते हैं, ठीक है। इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS1 और NS2, ठीक है। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है उनका कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का इस तरीके से होता है, तो उनको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ग्रुप 1 और 2 को। ग्रुप 3 to 12 को बोलते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट।
इनको डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डी शेल में एंटर करते हैं, ठीक है, डी सब शेल में, जैसे D1 to D10 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो उनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। फिर होता है 13 से 18 तक, इनको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर करता है? पी में, ठीक है, Np1 to Np6 होता है। तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल, पी सब शेल में जाता है। 3 to 12 जो ग्रुप नंबर है उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में जाता है, और 1 to 2 ग्रुप है उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जाता है, जिस वजह से इनका नाम पड़ा है। फिर एक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो ग्रुप 3 में ही होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ ऑर्बिटल्स में जाना शुरू करते हैं, इसलिए उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, जो ग्रुप नंबर 3 में ही आगे का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है। सो एलिमेंट्स को इसी ग्रुप के आधार पे एलिमेंट्स को भी क्लासीफाई किया गया है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इसी ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ही एलिमेंट्स को भी क्लासीफाई किया गया है। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये एस पी डी एफ ब्लॉक के अकॉर्डिंग ही एलिमेंट्स को भी क्लासीफाई किया गया, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट है इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है। आपके शायद चैप्टर 11 में हम बहुत ही अच्छे से इलाबोरेट हुआ है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। चैप्टर 11 और चैप्टर 12 है शायद आपकी बुक का, जिसमें हम इनको पूरा एक चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, पूरा एक चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, इसमें हम और ज़्यादा जानेंगे इन दोनों एलिमेंट्स के बारे में। डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। इस बार हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ एस और पी। 12th में आपका डी और एफ है। तो अभी थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं? ग्रुप 1 के एलिमेंट और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, ठीक है। और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एल्कलाइन अर्थ मेटल, और इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स क्यों? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली एल्कलाइन इन नेचर होते हैं, बेसिक होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स, ठीक है। तो एल्कली मेटल्स अगर ग्रुप 1 में देखें तो कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रांसियम, ठीक है। एच ब्लॉक वैसे तो उसकी जगह बिल्कुल अलग दी गई है एस ब्लॉक का, फिर भी इसको हम एस ब्लॉक में क्यों ले लेते हैं? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, पर हम हाइड्रोजन को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। आपका जो चैप्टर नंबर 13 है शायद वो हाइड्रोजन ही है, सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि
हाइड्रोजन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो इन सब से थोड़ा अलग है। ये लोग सब मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, ये सारे मेटल्स हैं, जबकि हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है। ठीक है, सो इसको नहीं लेते हम लोग अल्केली मेटल्स में, लिथियम से ही लेते हैं। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रांसियम, ये सब क्या है हमारे एल्कली मेटल्स हैं। इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। ठीक है, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक, एल्कली मेटल के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो NS1 में जाते हैं। जैसे लिथियम के केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2s1 में जाता है। ठीक है, सोडियम में 3s1 में जाता है, पोटेशियम में 4s1 में, रुबिडियम में 5s1 में, सेसियम में 6s1 में और फ्रांसियम में 6s1 में। ठीक है, अब देखो आपके स्क्रीन पर दिख भी रही होगी सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लिथियम का जो है 1s2 2s1 है, सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1, पोटेशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, रुबिडियम का इसी तरीके से, सेसियम और फ्रांसियम का भी आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है, NS शेल में जाता है और उसमें सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही एक्टिव मेटल्स हैं दोनों ही वैसे तो, पर ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, सोडियम तो आपको पता है बहुत ही हाईली रिएक्टिव है, पोटेशियम भी बहुत ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं या दोनों ही ग्रुप के एलिमेंट्स बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों ही मेटल्स हैं। ठीक है, ये दोनों मेटल्स हैं, तो ये क्या करते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। जनरली एक एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके आयंस बनाते हैं। कैसा आयन बनाएंगे, कैटायन बनाएंगे। ठीक है, लिथियम एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बनाएगा, लिथियम आयन। सोडियम क्या बोलता है, बनाता है सोडियम आयन। तो इसलिए ये एक एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके आयंस बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया एल्कली मेटल्स। अगर मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करूँ तो इसमें आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। आप देखो इन सब का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाते हैं, S में जाते हैं। 2s2, इसका 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 और ये हो गया 7s2। तो आखिरी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, S में जा रहे हैं, S वाले ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं। और सब में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसलिए ये कौन सा है, ग्रुप नंबर 2 है। इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1। ठीक है, तो ये ग्रुप नंबर 1 हो गया, ये ग्रुप नंबर 2 हो गया। इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, दे आर एल्कली मेटल्स। ठीक है, अब जो S ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद है P ब्लॉक एलिमेंट्स। P ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। ठीक है, 13 टू 18 ग्रुप नंबर के। तो आप अपनी बुक में देखिए ग्रुप नंबर 13 टू 18। 13 में कौन कौन से हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ठीक है, इंडियम है। फिर इधर 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, लेड है। ठीक है, फिर इधर ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सॉरी एसएन तो टिन हो गया, एसबी एंटीमनी हो गया, बिस्मथ है ना। 16 में हो गए ऑक्सीजन, सल्फर है ना, सेलेनियम। 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और 18 में है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, ये सब हो गया। ठीक है, तो ये सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स अगर हम आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन देखें, ठीक है, तो इनका आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP126। ठीक है, मतलब अगर 13 है, अगर ग्रुप नंबर 13 बोले तो ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP1। आप देख लीजिए अपने 3.2 जो फिगर है उसमें देखेंगे ग्रुप नंबर 14 का NS2 NP2, 15 का होता है NS2 NP3, 16 का होता है NS2 NP4, 17 का होता है NS2 NP5 और 18 ग्रुप होता है NS2 NP6। इनका जो है आउटर मोस्ट शेल पूरा कंप्लीट है, इसलिए इनको ग्रुप नंबर 18 को और क्या बोलते हैं, नोबल गैस। ठीक है,
ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं हेलोजन, ठीक है, इसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप, और ग्रुप नंबर 16 को बोलते हैं कैल्कोजन। तो अगर मैं बोलूँ हेलोजन, हेलोजन का मतलब मैं किसको बोल रही हूँ, ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। जो ग्रुप नंबर 18 है उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस, ठीक है। तो ग्रुप नंबर जो पी ब्लॉक एलिमेंट है ना, इसमें जनरली जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जनरली नॉन मेटल्स हैं, बट कुछ मेटल्स भी हैं लाइक एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सब मेटल्स हैं, ठीक है। जो ग्रीन में दिख रहे हैं वो सब नॉन मेटल्स हैं, और जो पिंक में दिख रहे हैं दे ऑल आर नोबल गैसेस, है ना। और जो पीच जैसा कुछ कलर है उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स हैं। मैं फिगर 3.3 देख रही हूँ, आप भी फिगर 3.3 निकाल दीजिए। उसमें देखो हर एक एलिमेंट्स को अलग अलग कलर दिया गया, कुछ को ब्लू, कुछ को पिंक, कुछ को ग्रीन, कुछ को पीच जैसा कलर। तो ऐसा क्यों दिया गया है, क्योंकि उसमें कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं और कुछ नोबल गैसेस हैं, तो सबको अलग अलग कलर दिया गया है, ठीक है। जो ब्लू कलर है जनरली वो मेटल्स के लिए है, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स हैं उनको ब्लू कलर से दिया गया है। तो ये हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। नाउ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ना, ये लोग हाईली एक्टिव मेटल्स हैं। फिर आप धीरे 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 इधर ग्रुप में पीरियड में जाते जाओगे ना इस तरफ, ठीक है, लाइक आपको मैं दिखाती हूँ, ठीक है। अब जैसे जैसे ग्रुप में इस तरफ जाते पीरियड में इस तरफ जाते जाएंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाते जाएंगे, ओके। तो क्या होता है पीरियड में हमको, अगर जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगती है और नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ने लगती है। तो इधर के जनरली मेटल्स हैं, इधर के जनरली नॉन मेटल्स हैं, उनके बीच का ये क्या है, देयर इज़ अ ब्रिज, ये एज अ ब्रिज एक्ट करते हैं बिटवीन दी मेटल्स एंड नॉन मेटल, तो इसलिए उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है, मेटल से किधर हो रहा है, नॉन मेटल की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक। तो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं लाइक वो स्कैंडियम से शुरू होता है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, हमारे पी ब्लॉक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इनका कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है डी ब्लॉक का n-1 B 1 to 10 NS 0 to 2. This is the outermost valence shell configuration for D block elements. उसके बाद फिर F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिसको हम इनर ट्रांजिशन सीरीज़ बोलते हैं। ये जितने भी F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे बिलोंग टू थर्ड ग्रुप, ठीक है, ये थर्ड ग्रुप को बिलोंग करते हैं एंड दे आर मेटल्स। ये क्या होते हैं, सारे मेटल्स ही होते हैं। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। आप देखोगे F ब्लॉक के एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, दूसरे को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स, ठीक है। सो आप देखेंगे कि जो एक्टिनॉइड्स है, ठीक है, ये थोरियम से शुरू होता है और लॉरेंसियम में ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्टिनॉइड्स है। एक्टिनॉइड्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जिनके बारे में हम डीप में क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं, ओके। सो ये डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में डीप में हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। आज तो नहीं, मतलब आगे की जो चैप्टर है, चैप्टर 11-12, जिसमें हम एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल को देखेंगे ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो 78% जो एलिमेंट्स हैं दे आर मेटल, ठीक है। इसमें जितने ज़्यादा से 78% जो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हैं, मेटल्स ही हैं। सिर्फ 18 एलिमेंट्स हैं जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। बाकी 78% जो एलिमेंट्स हैं दे आर मेटल्स। अगला जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा किस पे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो अगला क्लासिफिकेशन है वो है मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। तो जो एस जो है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, वो तो सारे क्या हैं, मेटल्स ही हैं। तो आप देखोगे ज़्यादातर जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर मेटल्स,
और मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, चाहे आप लिथियम सोडियम सबकी बात करो, ये सब क्या है, सॉलिड ही है रूम टेम्परेचर पे। सिर्फ और सिर्फ मर्करी ही एक ऐसा मेटल है जो क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। मेटल्स के हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर मेलेबल, दे आर डक्टाइल, दे आर सोनोरस। ये सब हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। क्या होते हैं मेटल्स, जनरली सॉलिड्स होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, दे आर डक्टाइल, डक्टाइल मीन्स दे कैन वी कैन ड्रॉ अ थिन वायर फ्रॉम इट, ओके। मेलेबल मीन्स दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, उनसे पतली पतली शीट्स बना सकते हैं मेटल से। सोनोरस मतलब दे हैव रिंगिंग साउंड, ठीक। इनके हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। सोडियम जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो जितने भी आप देखेंगे जो पीरियोडिक टेबल है वो इधर टॉप राइट साइड में है, सॉरी टॉप लेफ्ट साइड में है, ठीक है। इधर तरफ जितने भी हैं वो सब क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है। टॉप राइट साइड में लेफ्ट साइड में जितने भी हैं वो मेटल्स हैं, और जो राइट साइड में है जितने भी राइट साइड में एलिमेंट्स हैं दे आर नॉन मेटल्स, ठीक है। तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी जस्ट अपोजिट होती है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट मेलेबल, दे आर नॉट डक्टाइल, दे डोंट हैव एनी सोनोरस साउंड, तो जस्ट इनकी अपोजिट होती है। जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली दे आर गैशियस इन स्टेट, बट जो ब्रोमीन है बस वो ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है। बाकी जितने भी नॉन मेटल या तो गैशियस हैं या तो फिर सॉलिड्स हैं, जनरली गैशियस हैं स्टेट में होते हैं। कुछ कुछ नॉन मेटल हैं जो सॉलिड भी होती है, जैसे कार्बन सॉलिड होता है, ठीक है। और ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे ही हम किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज़ होता है ना। ये क्लास हम पढ़ चुके हैं, वैसे तो 10th में पढ़े हैं कि जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, है ना, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज़ होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ता है। मतलब अगर मैं पीरियड नंबर 4 की बात करूँ, ठीक है, तो इस पीरियड नंबर 4 में सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसका होगा, पोटेशियम का, क्योंकि जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज़ होते जाएगा। और देखो ब्रोमीन तो पक्का क्या है, नॉन मेटल है ना। ये सब क्या है, अब गैलियम जो है ये मेटल है, पर जर्मेनियम क्या है, इट इज़ मेटलॉइड। आर्सेनिक क्या है, ये मेटलॉइड है। पर इधर जो है जितने भी हैं वो सब नॉन मेटल्स हैं। तो जैसे जैसे हम किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज़ होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज़ होता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि कोई भी 3 एलिमेंट्स दे दिए और आपको पूछेगा कि कौन सा ज़्यादा मेटालिक है, कौन सा कम मेटालिक है। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन आपकी बुक में है। प्रॉब्लम नंबर 3.4 पढ़ रही हूँ मैं आपकी बुक का। कंसिडरिंग द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टर आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो कौन सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक होगा आपको देखना है। तो आप कहाँ से पता करोगे, आप उसको उसकी पोजीशन से पता करोगे, ठीक है। जो जितना इधर होगा, ठीक है, जो जितना इस तरफ होगा वो उतना ही नॉन मेटालिक होगा, जो जिस तरफ इतना होगा वो उतना ही क्या होगा, मेटालिक होगा, क्योंकि ये मेटालिक है। तो आप देखो सोडियम सबसे ज़्यादा मेटालिक होगा क्योंकि वो इस तरफ है, ठीक है। सोडियम क्या है, सबसे ज़्यादा मेटालिक है। जो जितनी ज़्यादा लेफ़्ट में होगा वो उतनी ज़्यादा मेटालिक होगा, ठीक है। जो जितना ज़्यादा लेफ़्ट में होगा, आप इस तरीके से पीरियोडिक टेबल को रखेंगे, लेफ़्ट वाला क्या होगा, मेटालिक, और जितना ज़्यादा जो राइट में होगा वो क्या होगा, नॉन मेटालिक, ठीक है। तो इधर वाले नॉन मेटालिक होंगे, इधर वाले मेटालिक होंगे। तो आप पोजीशन को देख के बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा मेटालिक है। तो आप देखोगे फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा आपके राइट में है, तो फॉस्फोरस सबसे कम मेटालिक है, ठीक है। फॉस्फोरस के बाद कौन आता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद क्या है, देखो अब देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम, इन दोनों में किसकी ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है।
सो बेरिलियम की ज़्यादा होगी और बेरिलियम की कम होगी और मैग्नीशियम की ज़्यादा, और उसके बाद सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर्स किसका होगा? सोडियम का होगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जब भी किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। तो जितने भी राइट वाले एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं और लेफ़्ट वाले एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज़ होता है। ठीक है, इसको लिख देते हैं। किसी पीरियड में जब हम इस तरीके से जाते हैं लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, सो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, पर अगर हम ग्रुप नंबर 1 या 2 जो मेटल्स हैं उनकी बात करें तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, टॉप टू बॉटम आएंगे, तो भी मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, पर अगर नॉन मेटल के केस में ये उल्टा होता है। अगर कोई नॉन मेटल है, जैसे कि हम ग्रुप नंबर 17 की बात करते हैं, तो ग्रुप नंबर 17 में जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं, सो नॉन मेटालिक जो कैरेक्टर है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होता है? डिक्रीज़ होता है ऊपर से नीचे आने पर, जबकि मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ जाता है। और वैसे ही लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। तो हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो जितना राइट में होगा वो उतना ज़्यादा नॉन मेटल होगा, जो जितना ज़्यादा लेफ़्ट में होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा? मेटल होगा। ठीक है, राइट वाला नॉन मेटल, लेफ़्ट वाला मेटल। याद रखेंगे, राइट वाला क्या होगा? नॉन मेटल और लेफ़्ट वाला मेटल। तो जितने भी एलिमेंट है ना, सिलिकॉन है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है और फॉस्फोरस है। अब देखो फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा राइट में है। आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखो तो फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा राइट में है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा क्या होगा? नॉन मेटल होगा। अब देखो, अब उसके बाद हमको क्या करना है? उसके बाद उससे ज़्यादा कौन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, तो आपको कहाँ जाना है? राइट से इस तरीके से आते जाना है। तो उसके बाद कौन होगा? आप देखो उसके बाद कौन है? सिलिकॉन है, इसलिए हमने सिलिकॉन रखा है। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों ही ग्रुप 2 में है, तो कौन ज़्यादा मेटालिक होगा? बेरिलियम या मैग्नीशियम? तो आप देखो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो मैग्नीशियम नीचे है और बेरिलियम ऊपर है, तो बेरिलियम कम मेटालिक होगा और मैग्नीशियम ज़्यादा मेटालिक होगा। और सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन होगा? सोडियम। ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप नंबर 1 का मेंबर है। सो जो ग्रुप नंबर 1 के मेंबर हैं दे आर मोस्ट मेटालिक इन नेचर। उसके बाद ग्रुप नंबर 2 के होते हैं और धीरे धीरे फिर मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। जो जितना राइट में है वो उतना ही नॉन मेटल है, जो जितना लेफ्ट में है उतना ही वो मेटल है। और ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होता है और ऊपर से नीचे आने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर हम क्लोरीन और ब्रोमीन में बात करें तो किस में मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा है? क्लोरीन में, और ब्रोमीन में कम है। ठीक है, इसका भी रीज़न हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके कि क्लोरीन क्यों ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, ब्रोमीन क्यों कम नॉन मेटालिक है, इसके बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया मेटल एंड नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स के बारे में। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।